Recording on. Change host. Okay, love ji. So बाकी लोग कैसे हो सब लोग? Fine, sir. Fine, sir. Good. और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कैसे कवर करना है? किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने में? आवाज आ रही है आप लोगों को? इस नेटवर्क ओके? यस सर, आ रही है। यस सर। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है न्यूज़पेपर पढ़ने में? सर अभी तो हाँ? नहीं सर, अभी तो नहीं आ रही प्रॉब्लम। मतलब जो टॉपिक मतलब लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आज एक कोलकाता का मतलब वेस्ट बंगाल का एक न्यूज था, नराडा स्कैम करके फ्रंट पेज पे। तो ये नराडा स्कैम मतलब इम्पोर्टेंट है क्या? नारदा स्कैम समझ थोड़ा सा नहीं उसके आया। बारे में समझो। आपने पेपर 4 में एक चीज देखा होगा, करप्शन हाँ है ना? सिलेबस में करप्शन, यस सर, करप्शन तो है। वहां पे ये नारदा स्कैम्स एंड ऑल ये सब करप्शंस में आते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में और डायरेक्टली क्वेश्चंस को करप्शन से पूछ लेते हैं, बट वो पहले पूछा करते थे, अभी लेटेस्ट में तो नहीं पूछते हैं। बट हाँ, ये समझो कि किस चीज से रिलेटेड है ये करप्शन और क्यों हुआ कैसे हुआ, थोड़ा सा मॉड्यूल समझो, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाओ। हाँ, ये देखो कि वहां पे अभी सीबीआई को लेकर देखो टसल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? क्योंकि हाँ हाँ CBI सर, जाके पूछ ममता करना बनर्जी जाएगी। और की तो हाँ, तो अब उसमें इन्वेस्टिगेशन। देखो कि सीबीआई इंडिया की जो फेडरल रिलेशन है, ठीक है, उसको कैसे इम्पेक्ट करता है, सीबीआई की फंक्शनिंग कैसे है। और अभी आप में से आई थिंक प्रगति ने कुछ शेयर किया था ना, डीपीएसपी एक्ट, हाँ हाँ यस सर, डीपीएसपी दिल्ली पुलिस एक्ट के इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अकॉर्डिंग। इस चीज से इसको पावर डिराइव होता हाँ है। यस तो सर। देखो, तो उस पर्सपेक्टिव हाँ से देखो, सर, थोड़ा एक बहुत सारे ब्रॉड एस्पेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं 2000 के बाद। हाँ हम्म। हाँ, हाँ तो जब सर। कभी भी देखना क्या होगा ना कि इसमें अभी आप पढ़ोगे स्टेट कंसेंट, डीपीएसपी, ये दिल्ली स्टेट पुलिस एक्ट में ये प्रिंसिपल है कि स्टेट कंसेंट, कि सीबीआई क्या है ना कि मैक्सिमम स्टेट्स ने पावर दे रखी है सेंटर को कि आप जब चाहो आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। बट कुछ स्टेट्स का ये कहना है कि नहीं, पहले आप हमें इन्फॉर्म करो, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द सोवर्निटी ऑफ आवर स्टेट। बट सेंटर का आर्गुमेंट होता है कि व्हेन वी यस टॉक अबाउट sovereignty, it has nothing to do with state, it's more to do, and under article कंट्री। 1, 2, 1, 2, 3 and all, you will see that states in India are destructible. Like earlier entire Bihar was one state, but later on it was divided into Bihar and Jharkhand. झारखंड। इट मीन्स कहीं पे भी ये ऐसा नहीं है कि स्टेट परमानेंट नहीं है। इंडिया के स्टेट परमानेंट नहीं है। देखो, पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। यूनाइटेड स्टेट के बारे में कहा जाता है इनडिस्ट्रिब्यूटेबल नेशन विद इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब वहां ना तो आप स्टेट को डिसइंटीग्रेट कर सकते हो, ना ही नेशन को। इंडिया के बारे में कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल नेशन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यह स्टेट को देखो कब जब मन गए तब तोड़ते रहते हैं अपने मतलब गवर्नेंस के अकॉर्डिंग। यूपी को यूपी और उत्तराखंड में डिवाइड कर दिया, एमपी को एमपी एंड छत्तीसगढ़ में डिवाइड कर दिया, बिहार एंड झारखंड में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो उनकी आप देखोगे बाउंड्री जो है बार बार रिड्रॉ होती रहती है। तो आपको समझना होगा कि स्टेट्स इन इंडिया आर नॉट सेम विद दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। फिर आप माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन यूएस एंड इन इंडिया, वेयर देयर इज ट्रू फेडरलिज्म। इंडिया में है कि यूएस में है, और यूएस वाला मॉडल इंडिया में अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं कर सकते, ये सब थोड़ा सा ना एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव सोचा, ठीक है? ओके सर।
और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर लेकिन दिल्ली में ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? वो तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना, तो फिर वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों दिया जा रहा है सारा पावर? हिस्टोरिकली यू विल सी दैट जो कैपिटल सिटी होती है ना, कैपिटल सिटी वो हमेशा राजा के कंट्रोल में आती है। यू विल सी कि मौर्य किंगडम में, मौर्य एम्पायर के टाइम जो कैपिटल वाला एरिया होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको समथिंग टू डू विद सीता लैंड या कुछ ऐसा बोलते थे, सीता भूमि और समथिंग करके, आप देख लेना, मतलब इसको क्रॉस चेक कर लेना, आई एम नॉट वेरी श्योर। और इस लैंड पे हमेशा जो कंट्रोल होता था वो डायरेक्ट किंग करता था, क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रेटेजिकली और सब कुछ इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कैपिटल ही है। तो तब से हमेशा अभी तक भी जनरली क्या होता है कि जो कैपिटल सिटी होती है किसी भी कंट्री की, उसको सेंट्रल रूल करता है जनरली। देखो इंडिया कंटेक्स्ट में से क्या कि दिल्ली, तो दिल्ली में लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 1.5 करोड़ पॉपुलेशन एग्जांपल सपोज वहां की है, और आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें है जो इक्वलिटी है, उसमें आप देखो पॉलिटिकल इक्वलिटी की भी बात होती है, सोशियो पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब क्या होता है कि हर आदमी के वोट की वैल्यू बराबर होगी, 1 पर्सन 1 वोट। लेकिन अब यहाँ के लोग हैं, ये तो ना एमपी चूज करेंगे, अगर ये वैसा ना हो तो एमपी तो मान लो कर लेते हैं, ये एमएलए नहीं करेंगे, और यूपी के लोग अपने एमएलए को भी चूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको वो पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है होती जो कि बिहार और यूपी में है। तो उसके लिए क्या हुआ कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 69th, और आर्टिकल ऐड किया गया 239 ए, साथ साथ पौंडीचेरी भी है। तो दिल्ली में क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनली डायरेक्ट सेंटर रूल करता था, अब वहां पे people will elect MLA and their MLA will elect चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी वहां पे आई, उसका भी प्रोविजन वहां किया गया। तब से लेके अब तक कि अब पहले पूरा सेंटर करता था, अब सेंटर और स्टेट दोनों करने लगे, और चूंकि कैपिटल स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर अभी भी सेंटर चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करूं। स्टेट चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैं फ्री रहूं, जैसे कि अदर स्टेट ऑफ इंडिया लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ वैसे हैं। तो ये ना पावर टसल होता है हमेशा, सेंटर चाहता है कि मैं अपना पावर ब्रॉड करूं, स्टेट चाहता है मैं अपना पावर ब्रॉड करूं। और दिल्ली में क्या है कि अदर स्टेट से कंपेरिजन में यहाँ पे जो राइट्स दिए गए हैं वो कम दिए गए हैं, तो उसी चलता रहता है, डिसीजन चलता रहता है। चलो आज के टॉपिक पे आते हैं, और आज आई एम गोइंग टू टॉक विद यू ऑल अबाउट हाउ टू चूज ऑप्शनल्स। आपने कोई कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको ऑप्शनल्स क्या क्या लेना है? कुछ आइडिया आया होगा मन में, मैं ऊपर से नाम लेता हूँ, आप लोग बताते जाओ। प्रगति, क्या ऑप्शनल सोचा है आपने? सर ऑप्शनल सोशियोलॉजी। ओके, सुप्रिया? हाँ सोशियोलॉजी सर। पूजा कुमारी? पूजा आपने क्या सोचा है? हाँ, आप साफ बोलिए। स्नेहा आपने क्या सोचा है? सर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो। उमा आपने क्या सोचा है? सोशियोलॉजी। अनामिका आपने? सर मैंने लिया हुआ इस बार हिंदी साहित्य। हिंदी लिटरेचर। नीली आपने क्या सोचा है? सर एंथ्रोपोलॉजी। कीर्ति आपने? सर हिस्ट्री। राही? सर सोशियोलॉजी। और शमा?
Sir, sociology. ईशा, ईशा आपने क्या सोचा है? और ये क्या स्निग्धा, ये पहले अपने नाम की स्पेलिंग सही करो, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ ये लिखा क्या है, SGINDHA। स्गिंधा है सर। अच्छा स्किंदा, ओके ओके। आपने क्या सोचा है? सर जूलॉजी। जूलॉजी। स्किंदा, जब आपके माइंड में आया कि जूलॉजी लेना है तो क्या चीजें रन कर रही थी, आपने क्या सोच के जूलॉजी लिया? सब बेसिक्स, अभी मतलब ग्रेजुएशन वगैरह सब इसी का है, तो और इसमें पढ़ने में अच्छा लगता है और ज्यादा टाइम Good. इस और पे दे कीर्ति सकते हैं। आपने? सर हम अनामिका इसको अनामिका सर आपने क्या सोच के ऑप्शनल डिसाइड किया? Yes, sir. क्या सोच के डिसाइड किया? सर, हिंदी साहित्य सर्वश्रेष्ठ विषय है। हाँ, इसका प्रमाण था कि विगत वर्षों में जो भी सिविल सर्विस परीक्षा में जो भी माध्यम हुआ है, अधिकांश जो शुरुआती रैंक है वो हिंदी माध्यम से ही है। गुड गुड, ठीक है। बट देखो, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, हर आदमी का अपना एक स्ट्रेंथ होता है और हर आदमी की अपनी एक वीकनेस। और एक और बड़ी फेमस कहावत है कि दूसरों के महल को देख के अपना झोपड़ा नहीं जलाना चाहिए। ठीक है? Yes, sir. वेल, दिस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड ऑप्शनल। बट आप जो बेसिस बता रहे हो कि लोग ले रहे हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइड, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। इसलिए ऑप्शन लो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि लोग रैंक ला रहे हैं। ये मेरा अपना मानना है। अभी इस पे हम और डिस्कस करेंगे। प्रगति, आपने सोशियोलॉजी लिया? यस सर। क्या क्या फैक्टर्स रखे आपने, क्या सोचा? सर आई चूज दिस सब्जेक्ट बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट के साथ हम अपने थॉट्स को बहुत अच्छी तरह से रख पाएंगे, इसलिए आई चूज दिस सब्जेक्ट। गुड गुड गुड। एंड समा? So just because of thought, the problems of society, it will be much better. ओके। हिस्ट्री किसका है? सर मेरा कीर्ति। ओके, क्या सोच के आपने हिस्ट्री को सोचा? सर जीएस में हेल्प हो जाएगा इस वजह से। ओके। ये कौन है? चैताली राय। आपने क्या सोचा ऑप्शनल बेटा? चलो, जिसने जो भी ऑप्शनल्स चूज किए हैं वो सारे ऑप्शनल्स अच्छे हैं। पहली बात ये, जितने ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं दे ऑल आर वेरी गुड। सब में स्कोर्स आते हैं, सब में आप स्कोर करते हो मार्क्स, सब में अच्छे मार्क्स आते हैं, सब में सिलेक्शंस होते हैं, सब में लोएस्ट मार्क्स भी आते हैं। सर और मैं स्नेहा हाँ सर मैं स्नेहा मैं बोल रही थी सर, मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज किया है। तो सर इसमें मैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी है, साथ ही साथ मैं इससे फैमिलियर भी हूँ, क्योंकि इसमें ह्यूमन बायोलॉजी वगैरह पढ़ना होगा। तो ह्यूमन बायोलॉजी, और मेरा 12 से बायोलॉजी रहा, तो लगता है कि ये मैं ज्यादा पढ़ पाऊंगी अच्छे से। ठीक ठीक ठीक। तो कोई भी ऑप्शनल जितने भी अवेलेबल है उसमें लोएस्ट मार्क्स भी आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी आते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कहाँ रहना है, यहाँ रहना है या यहाँ रहना है। और सारे सब्जेक्ट्स को यूपीएससी इक्वल ट्रीट करता है। तो पहली बात, कोई भी ऑप्शनल्स खराब नहीं है, कोई भी ऑप्शनल्स बहुत अच्छा नहीं है। जब भी आप ऑप्शनल चूज करने जाते हो ना, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट। आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है? देखो, ऑप्शनल के बारे में मतलब देयर वाज अ टीचर ऑफ माइन, टून में कहते थे कि ऑप्शनल इज लाइक
योर वाइफ, जो डाइवोर्स का ऑप्शन नहीं होता वहां पे। दो आई नो पीपल, और आपने वो जो एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी उसमें भी उसने अपना ऑप्शनल चेंज किया और सेलेक्ट हुए, बट दे आर वेरी 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 रेयर केसेस। अगर आप गलती एक बार हो जाती है फिर आप उसको रेक्टिफाई करना चाहो तो कर लेते हो, बट वो रेयर होता है। दिस इज लाइक आप शादी करने जा रहे हो इस सब्जेक्ट से, और शादी करने के लिए क्या जरूरी होता है, जो चीजें क्वालिटीज आप चाहते हो ना, वो सारी क्वालिटीज आपको अपने ऑप्शनल्स में दिखनी चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको पढ़ने में आपको मजा आना चाहिए, एंजॉय करो उन चीजों को। एक बार अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो देखो कि उससे रिलेटेड जो अच्छी बुक्स हैं, उससे रिलेटेड जनरली जो नोट्स हैं, या जो कोचिंग्स के बारे में सोच रहे हैं उससे रिलेटेड जो कोचिंग्स हैं, वो इजीली अवेलेबल है या नहीं। अगर इंटरेस्ट है और ये अवेलेबल है तो बिना कुछ सोचे अपना ऑप्शनल आप चूज कर लो। बट अब ये दोनों चीजें मान लो है, दोनों बराबरी दोनों ऑप्शनल्स में है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये दोनों अगर आपको इंटरेस्ट भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बुक्स भी सब अवेलेबल है, तो अब क्या करोगे? फिर आप देखो, अगर यहाँ पे आप डिसाइड कर ले रहे हो कि अगर इंटरेस्ट ज्यादा है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी हिस्ट्री में से, तो उसके लिए चले जाओ। अदरवाइज मतलब नहीं हो रहा है तो फिर आप ये देखो कि कितना उसका जीएस वाले पार्ट में ओवरलैपिंग है। पेपर 1 में कितना सीख सकते हैं, पेपर 2 में कितना सीख सकते हैं उससे, पेपर 3 में कितना मिल जाएगा मेरे को, पेपर 4 में कितना मिल जाएगा। ये 3 प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं ऑप्शनल सिलेक्शन में। और सबसे जरूरी बात, आप टाइम लो। अगर आप अभी भी क्लियर नहीं हो, क्लियर हो तो फिर किसी से पूछो मत कि क्यों ऑप्शनल है, क्या ऑप्शनल है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको हिंदी लेना है, आपको इंटरेस्ट है, और मटेरियल तो इसका अवेलेबल भी है, और टाइम भी कम लेता है तैयारी में, तो अगर आपने ऐसी चीजें सोच ली है, डिसाइड कर ली हैं, तो फिर किसी से बात मत करो उस टॉपिक पे, एंड जस्ट फाइनलाइज योर ऑप्शनल। अगर इन केस अभी भी आप डायलेमा में हो कि मेरे को समझ में नहीं आया मेरे को क्या ऑप्शनल लेना है, तो थोड़ा सा सोचो, लोगों से डिस्कस करो, एंड एक बार अपने ऑप्शनल्स को फाइनलाइज कर लो। और द मोमेंट आप क्लियर कर लिए कि आपको ये ऑप्शनल लेना है, देन फिर दोबारा मत सोचो। अदरवाइज ये ऐसा प्रोसेस है ना कि आप इसमें फंसते जाओगे। एक आगे बोलेगा कि ज्योग्राफी तो बर्बाद ऑप्शनल है, मैंने 3 बार तैयारी की, हर बार मेरे मार्क्स 150 आते थे। दूसरा कहेगा हिस्ट्री इज वेरी गुड ऑप्शनल। आप एस्पिरेंट वेब सीरीज देखो तो उसमें एक बड़ा अच्छा दिखाया है कि कौन सा ऑप्शनल लो, तो पूरा डिस्कशन होता है 5 मिनट। ज्योग्राफी ले ले, मार्केट में अवेलेबल है। हिस्ट्री ले ले, वो टॉप करता है। हिंदी लो, बहुत स्कोरिंग है। तो इस साइकिल से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। तो इट्स ऑल अप टू यू कि कैसे अपना ऑप्शनल डिसाइड करो और आगे बढ़ो। एक बार ऑप्शनल डिसाइड हो गया आपको, देन उसके बारे में मत सोचो, किसी से डिस्कस मत करो। किससे डिस्कस करो? जिस बंदे ने वो ऑप्शनल ले रखा है और वो अपने अटेम्प्ट्स दे रहा है, उससे आप डिस्कस करो कि सर या मैम, मेरे को कहाँ से पढ़ना है, इसको मैं और बेटर कैसे बना सकता हूँ। जैसे दोस्त overthinking for geography, they can discuss with me कि सर ज्योग्राफी लेना है, क्या क्या बुक्स फॉलो करें, कैसे कैसे करें। बट अगर किसी का हिंदी है ऑप्शनल, या किसी का पपेट है, किसी का सोशियोलॉजी है, आई नो मेरे फ्रेंड है, एक्चुअली मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है, तो 2018 आई थिंक 18 बैच में विद सोशियोलॉजी उसकी ऑल इंडिया 9th रैंक थे, गुंजन। ठीक है, तो 300 प्लस उसका स्कोर था सोशियोलॉजी में। तो इट्स वेरी गुड ऑप्शनल, बहुत मजा आता है पढ़ने में, ओवरलैपिंग भी अच्छा है। बट एक जो इसमें जनरली प्रॉब्लम आती है वो होता है अच्छे लैंग्वेज में उसको लिखना। देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन।
अगर मैं आपसे पूछूं तो सब लिखोगे और सबको पता है कि वुमेन की क्या प्रॉब्लम है। बट जब आपको औरों से अलग होना है ना, तो आपको फिर अलग अलग लोगों के थॉट से कंपेयर करना है। जैसे आप नॉर्मल, आप एक आम आदमी स्टार्ट करेगा कि यस द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज वेरी बैड, उनको इक्वल राइट नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। बट वहीं एक अच्छे ऑप्शनल वाला जिसने सोशियोलॉजी में अच्छे से पढ़ाई की है, वो कुछ ऐसा स्टार्ट करेगा, इन द वर्ड ऑफ महात्मा गांधी, the status and progress of society can be judged by observing the status of women in that particular society. It means the status of women is indicator of the status as well as developmental or development of society. However, when we come to India, we can see, अब उसको डाइवर्सिफाई करो, एजुकेशन, पॉलिटिकल, सोशल, इन तीनों में उसको कितना कितना राइट है। और सिर्फ नेगेटिव ही मत लिखो, लिखो कि भाई टाइम ऐसे भी हैं जहाँ पे वी हैव इंदिरा गांधी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया कैन एवर हैव। उसके बाद फ्रीडम फाइटर में बताओ कि उन्होंने इक्वली अपना रोल प्ले किया बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ सरोजनी नायडू एंड ऑल। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मिस मायावती इन यूपी, दैट डिस्पाइट बीइंग बिलोंगिंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ऑप्रेस्ड कास्ट, फ्रॉम द लोएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो राइज करके यूपी के चीफ मिनिस्टर बनी, टॉप की लेडी बनी। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ प्रतिभा पाटिल जो प्रेसिडेंट बने इंडिया के। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ सीईओज लाइक किरण मजूमदार शाह जो बायोकॉन के सीईओ हैं, या यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दैट एसबीआई चेयरमैन फेलो, एंड यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मेनी ऑफ अदर सीईओज लाइक चंदा कोचर एंड ऑल। बताओगे कि ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पूरे ही वुमेन की प्रॉब्लम, मतलब कि स्टेटस ठीक नहीं है, आगे आ रही है, इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। और एंडिंग कुछ ऐसे करोगे कि डिस्पाइट ऑल दीज एग्जांपल्स एंड एफर्ट्स, इंडिया नीड टू डू मोर, not only on social front but also political front पे एक्ट पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए या और लानी चाहिए। उसके साथ साथ एज अ इंडिविजुअल, एज अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन, सोसाइटी को भी गेट ओपन करना चाहिए so that women can come forward and participate in the development of any nation further, because as per McKinsey report, if a woman का contribution इकोनॉमिक स्फेयर में इंडिया में मेन के कंट्रीब्यूशन इतना हो जाए तो हमारी जीडीपी 27% राइज करेगी। तो कुछ ऐसे स्टैट्स के साथ आप उसको आगे बढ़ाओगे, ये होता है एक अच्छा आंसर, अच्छा राइटअप लिखना। अदरवाइज हर आदमी लिखेगा कि हाँ घर में बहुत प्रॉब्लम है, काम करना पड़ता है औरतों को उतना इज्जत नहीं मिलता, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो सब लिखेगा ना। लाइक if I ask the same question from a boy who was in class 12th or doing his graduation, तो उसके भी आंसर्स कुछ वैसे ही होंगे, बट आपको औरों से अलग लिखना है। और सेम चीज सारे ऑप्शनल्स में आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शनल सिलेक्शंस में 3 पॉइंट, इंटरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मैटर एंड ओवरलैपिंग विद अदर जीएस पार्ट। अब एक बार इतना हो गया तो प्रिपरेशन का प्राइमरी स्टेप क्या होता है ऑप्शनल का? अगर आपने सोच लिया कि मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है, तो स्टार्ट कहां से करोगे आप? सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि फाउंडेशन क्या होता है। इस पूरे एग्जाम का फाउंडेशन कौन सी बुक्स है? एनसीईआरटी। तो आप क्या करोगे, 6 to 12 एनसीईआरटी लिटरली अच्छे से पढ़ जाओ। लिटरली जिसको हिंदी बोलते हैं घोटा मारना, वो कर लोगे। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे कि इसके पुराने पेपर्स उठा के देखोगे, पढ़ोगे उन पेपर्स को, क्वेश्चंस पेपर को, तो समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से उसमें कुछ न कुछ आधा पैरा कुछ न कुछ उसमें लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद एक बार जब पेपर आप देख लो, देन गो फॉर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हर सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग है, अपनी अच्छी अच्छी है, बट हर सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन होगा, जो बेसिक होगा, वो होगा एनसीईआरटी। तो अब जो लोग भी अपने अपने ऑप्शनल डिसाइड कर चुके हो, तो उस सब्जेक्ट की क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी
मंगा के उसको पढ़ना स्टार्ट करो, और एक बार इसको अच्छे से पढ़ने की मतलब एटलीस्ट इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर लो। उसके बाद पुराने पेपर्स आप देखना, फिर आपको आइडिया लगेगा कि यस, with the help of NCERT I can write these answers, but जो क्वालिटी ऑफ आंसर है वो अभी नहीं आ रहा है। उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स। हर सब्जेक्ट की अपनी 8 10 7 8 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, फिर आपका ये प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपरेशन फ्रंट। और प्रिपरेशन के बाद आपका आता है प्रैक्टिस का पार्ट, इसको हम बोलते हैं पीपीए स्ट्रेटजी या पीपीए, ठीक है। दिस इज प्रिपरेशन, दिस इज प्रैक्टिस एंड दिस इज एप्लीकेशन। या अप्लाई करना, अप्लाई कहाँ करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में। प्रैक्टिस कहाँ करोगे, कई सारे टेस्ट सीरीज होती हैं, उनको दोगे, खुद से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे आपस में। सपोज 5-6 लोगों का आपने सोशियोलॉजी ले रखा है, तो सोशियोलॉजी का एक ग्रुप बनाओ और बोलो कि मैं 5 आंसर लेके तुम्हें देता हूँ, तो मेरा चेक करो, मैं तुम्हारा चेक करता हूँ, ठीक है। और अपने इंडिविजुअल्स कमेंट दो। और प्रिपरेशन, ये आप अपना मैक्सिमम टाइम अकेले करो और 10% ग्रुप स्टडी करो। कभी भी इसको उल्टा मत करना, साथ में मिलके बैठ या कोई भी, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम खुद से करो, एक छोटा सा टाइम रखो डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है ऑप्शनल्स के लिए। अभी भी आपके मन में ऑप्शनल्स को लेके बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, तो आप पूछो, बोलो। स्नेहा, कीर्ति, प्रगति, क्षमा, अनामिका, ऋषा। एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो सर, एंथ्रोपोलॉजी के लिए कोई एनसीईआरटी बुक जैसे तो उसमें बायोलॉजी है तो वो वही पढ़ना होगा? देखो एंथ्रोपोलॉजी में तुम देखोगे 3 पार्ट होगा, एक तो होगा बायोलॉजी, दूसरा होगा सोशियोलॉजी, यस और तीसरा होगा हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। सर। तो इन तीनों के अपने एनसीईआरटी उठा के इजीली देख लो। सोशियोलॉजी में 11 12 देख लो, बहुत है। आर्कियोलॉजी में बेसिक हिस्ट्री की जो टेक्निक्स हैं क्या क्या है वो देख लेना, एनसीईआरटी इतना इससे ज्यादा नहीं। और ये तो तुम्हारे लिए, तुम बायोलॉजी तुम्हें आता ही होगा, सोशियोलॉजी जीएस के लिए पढ़ोगे ही, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री के लिए पढ़ोगे, तो तुम्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज के लिए। ओके सर। नेक्स्ट सर सोशियोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़ना होगा? देखो जो स्टैंडर्ड बुक है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट उसके बारे में। आई नो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको एक दिन इनवाइट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सोशियोलॉजी ले रखा है। तो सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन कैसे करना है, इस मंथ के लास्ट में आई विल रिक्वेस्ट देम, उनमें से कोई एक आएगा, दे आर ऑलरेडी इन सर्विसेज, तो वो आपको अच्छे से ब्रीफ करेंगे कि सोशियोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट, तो फॉर जूलॉजी नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड रहेगा बेसिक के लिए? कोटपाल इज मोर देन इनफ। आरएल कोटपाल पढ़ते हो ना आप लोग? यस सर। कोटपाल इज मोर देन इनफ। एंथ्रोपोलॉजी जो लेंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा एंथ्रोपोलॉजी। देखो मैंग सर इज रेडी। सर जूलॉजी? जूलॉजी तो पढ़ा ही रहा हूँ ना। तो पढ़ा ही रहना तुम्हें वो। जूलॉजी तो मदर ब्रांच है। यस सर। तो एंथ्रोपोलॉजी है, जूलॉजी, और सर का इंटरेस्ट है सर का है ज्योग्राफी। ओके, तो आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ ऑडिबल। सर ज्योग्राफी Yes, में मदद कर yes, सकते हैं। मैं और देख लेंगे फिर आगे क्या होता है, कैसे बनता है। आप परेशान ना हो, कोई भी ऑप्शन आपका होगा। आई नो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और लेकिन अपना माइंड को फिक्स कर लीजिए क्या सर? हाँ एक बार आप उसको डिसाइड कर लो, देन हम बिल्कुल नहीं रहिए। हाँ फ्रिक्वेंटली हम आपको लोगों को बुलाते रहेंगे, जो भी आपका ऑप्शनल्स होगा, कोई भी आपका ऑप्शनल्स होगा। मैं ऑलरेडी काफी दिन से प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हिंदी से भी हैं, इंग्लिश लिटरेचर से भी हैं, कन्नड़ से भी हैं, पंजाबी से भी हैं, एंड
संस्कृत से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, सारे ही हैं। बट एक बार आप लोग सेट हो लो क्या करना है। देन अभी 3-4 लोगों का सोशियोलॉजी श्योर हुआ है, तो सबसे पहले हम सोशियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एंथ्रोपी बात करेंगे, देन जूलॉजी एंड ऑल। एक मेरा फ्रेंड है, वो फॉरेस्ट सर्विसेज के 2-3 बार मेंस दे चुके हैं, और वो BHU से उनका जूलॉजी में सब कुछ है। तो देखो, एकेडमिक्स के लिए पढ़ना और सिविल्स के लिए पढ़ना, ये थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है। आपको एकेडमिक्स में पार्ट में सेमेस्टर में पढ़ना होता है, वहां आपको एक गो में पढ़ना होता है, 3 महीने में पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना होता है, गियर चेंज करना होता है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आई विल रिक्वेस्ट, दीप नाम है उनका, मैं जल्दी रिक्वेस्ट करता हूँ, होपफुली नेक्स्ट वीक में 22nd या 23rd को। उसने 2-3 मेंस दे रखा है, फॉरेस्ट का भी और IAS का भी। तो वो आपको अच्छा गाइड करेगा, बता देगा कि क्या क्या पढ़ना है, उसने कैसे तैयारी। सर जूलॉजी में सिर्फ एक दिक्कत, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी ये आ सकती है कि बहुत सारे नाम इनको रखने पड़ेंगे, नए नए नाम। जूलॉजी पढ़ भी रहे हैं लेकिन सर वो हो जाएगा, हाँ, वो बहुत आराम से कर लेंगे, और वो बता देगा सर। मतलब ही इज वेरी गुड विद दैट, वाज मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं उसके। क्योंकि देखो ना, एकेडमिक्स और CSC दे दोनों 2 डिफरेंट चीज है। सोचो, मेरा पूरा एकेडमिक्स, पूरा का पूरा एकेडमिक्स बॉटनी बैकग्राउंड से है, मैं क्लास 10th ऑनवर्ड्स बॉटनी पढ़ रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं जब मैं सेलेक्ट कर रहा था, मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सीखने को भी मिलेगा और थोड़ा सा अप्रोच भी वहां अलग है। देन फिर मैंने ज्योग्राफी चूज किया। इट डजंट मीन्स कि बॉटनी खराब है, बॉटनी लेके भी लोग सेलेक्ट होते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड विवेक, इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट he got all India 96 rank, and he is in Russia now, he is Indian Forest Services, botany के साथ ही, and scored very well, 300 something marks। बॉटनी भी आते हैं, ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट अच्छा है, मैंने पहले लाइन आपसे बोला था। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। अगर मैं सर की जैसी अवेलेबिलिटी होगी वह मैं ही आपको बताऊंगा क्या करना है। कोई और डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। Thanks. Thank you, sir.